जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो फाइनली हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। अगर आप बिहार एसएससी का चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या इंटर लेवल या फिर 10th लेवल का जो परिचारी का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसमें हम लोग बिहार एसएससी का जो सेट है इसे 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। 50-50 का 3 वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें खास करके 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट वाला है वो आदित्य सर और सुमित सर के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को डिस्कस कराया जाएगा। उसके बाद से मैं आपको साइंस और मैथमेटिक्स कवर कराऊंगा और फाइनली आप लोग का रीजनिंग का भी पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन यानी सेट का 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बाथरूम के शीशे, झील और चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण होता है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन कहाँ होता है, तो जो चिकनी सतह होती है, ठीक है, जो एक तरह से चिकनी सतह होती हैं, चिकनी सतह, वहाँ पे नियमित परावर्तन होता है। तो जो शीशा होता है बाथरूम में या कहीं पे भी उसकी सतह चिकनी होती है। झील का ठहरा हुआ पानी होता है, उस पर भी एक तरह से स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी एक तरह से चिकनी सतह है। चश्मा, चश्मा पे सेम वही हाल है। ठीक है, अगर बात करें एकाधिक परावर्तन का, तो ये कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे दो से अधिक दर्पण हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जहाँ पे दर्पण होते हैं वहाँ पे एकाधिक परावर्तन होता है। ठीक है, एकाधिक परावर्तन होता है। चमकदार परावर्तन कहाँ होता है, जहाँ की सतह एकदम चिकनी होती है वहाँ पे चमकदार परावर्तन होता है। वही बात कर लें विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन खुरदुरी सतह पे होता है। ठीक है, खुरदुरी सतह पे, जो खुरदुरी सतह होती है खास करके कागज हो गया या लकड़ी का, मतलब जिस पे प्रकाश तो टकराता है लेकिन टकराने के बाद वो विसरित हो जाता है, यानी कोई स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, नियमित परावर्तन। आगे की बात कर लें तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि तापमान स्थिर रहने पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शन है किसके, तो प्रेशर, दाब के। ठीक है, दाब के। तो ये किसका नियम कहता है, तो ये बॉयल का नियम कहता है, बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम। वहीं चार्ल्स के नियम की बात कर लें तो चार्ल्स के नियम में क्या कहता है, स्थिर दाब पे, ठीक है, स्थिर दाब पे जो गैस का द्रव्यमान का आयतन होता है, ठीक है, वो उसकी एक तरह से जो टेम्परेचर होता है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, वॉल्यूम प्रोपोर्शन किसका होता है, तो टेम्परेचर, यानी कि जो वॉल्यूम होता है स्थिर, यहाँ पे स्थिर तापमान है लेकिन चार्ल्स के नियम में यहाँ पे स्थिर दाब होगा। स्थिर दाब होने पे जो आयतन होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, तो टी के। ठीक है, समानुपाती होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ये ग्राहम का नियम हो गया। केपलर का नियम, केपलर का नियम किससे संबंधित है, तो केपलर का नियम जो है वो ग्रहों के गति से संबंधित है। केपलर ने 3 प्रकार के ग्रहों के गति के नियम बताए थे। ओके, तो ये ग्रहों के गति के नियम से संबंधित है। वहीं ग्राहम का नियम किससे संबंधित है, तो ये गैसों के विसरण से संबंधित है। गैसों के विसरण की जो दर होती है उससे संबंधित है ग्राहम का नियम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो पानी जैसे ही बर्फ बनेगा तो उसका आयतन फैल जाएगा। ठीक है, आयतन बढ़ जाता है, तो आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, तो बोतल टूट जाएगा। ठीक है, पानी जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, तो बढ़ने के उपरांत क्या हो जाएगा, अक्सर आप देखिएगा कि ठंडी के दिनों में जो पानी की पाइप होती हैं वो फट जाती हैं। उसका मुख्य रीजन यही होता है कि पाइप से बहने वाला पानी होता है वो जम जाता है और जमने के बाद पानी का आयतन अधिक हो जाता है, यानी बर्फ का आयतन पानी की अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिसके चलते पाइप फट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आखिरकार बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। आगे की बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही चालक से किसी
धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो किसी धारावाहिक चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। यहाँ पे अगर दाएं हाथ का नियम ना दिया हो, केवल मैक्सवेल का नियम दिया हो, तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। वही बात कर लें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो ये किससे संबंधित है, तो ये विद्युत धारा से, ठीक है, ये विद्युत धारा की दिशा बताता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये बल की दिशा बताता है, ठीक है, बल की दिशा बताता है। ओके, तो मैक्सवेल सही आंसर हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। तो 55 एक विशेष दिशा में वेग कहलाता है। तो एक विशेष दिशा में वेग को हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं, ठीक है, एक विशेष दिशा में वेग को हम लोग विस्थापन कहते हैं। आगे देख ले तो ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिकी, ठीक है, ध्वनिकी। ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये क्या होती हैं, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। आगे की बात कर लें हम लोग, तो प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का एक फार्मूला होता है F बराबर mg, ठीक है, F बल। यहाँ पे बल निकालने के लिए यहाँ पे क्या दे रहा है, तो प्रत्येक किलोग्राम, यानी मास कितना है, तो 1 किलोग्राम, और g का मान कितना होता है, तो 9.8, यानी यहाँ पे F क्या हो जाएगा, तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तो 9.8 को हम लोग अक्सर 10 के रूप में लिखते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है, 10 न्यूटन। फिर आगे की बात कर लेते हैं। तो यम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ कोषों की बात की जा रही है, ठीक है, कोषों के इलेक्ट्रॉनों की कोषों की संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए कोष क्या होता है, तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर बहुत सारा कोष होता है, उसका पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। तो यहाँ पे जो पहला कोष होता है उसे हम लोग के कहते हैं, दूसरा कोष को यल, तीसरा कोष को एम, चौथा कोष को एन कहते हैं, के एल एम एन, यानी कि ये के है, ये यल है, और ये एम और ये एन। तो यहाँ पे पूछ रहा है यम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो 2n स्क्वायर। यन क्या है, तो ये कोषों की संख्या बता रहा है। तो पहले कोष में हमको पता करना हो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गुणे यन, पहला कोष का 1 स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 एकम में 2, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में अगर यहाँ पे 2 रखें और इसका स्क्वायर कर दे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूसरे में 8 हो जाएगा, वैसे तीसरे में 18 हो जाएगा, और चौथे में 32 हो जाएगा। इस तरह याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की कोषों की संख्या 4 होती है, और 4 कौन कौन से होते हैं, के एल एम एन, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8, और यम में 18 और एन में 32, यानी कि 2 8 18 32। तो यहाँ पे यम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो पूछ रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ठीक है, 18। वहीं के में पूछे तो 2 होगा, यल में पूछे तो 8 होगा, यम में 18 और एन में 32 होगा। फिर आगे की बात कर ले तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है, ठीक है, O3। तो यहाँ O है, O के 3 अणु मिलके क्या बना रहा है, तो ओजोन बना रहे हैं। तो यहाँ वही तो पूछ रहा है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 होते हैं। आगे की बात कर लें हम लोग तो ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन करें। यहाँ पे सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन करना है। ये बिहार एसएससी के इंटर लेवल में 2017 या 18 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन में हालांकि ये सब नहीं था, सोडियम था, पोटेशियम था, ये सब था ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन यही था, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है वो कौन है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है वो होता है पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो पोटेशियम होता है, उसके बाद
सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है। तो इसमें तो पोटेशियम दिया नहीं है, तो उसके बाद क्या है, तो सोडियम है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे क्रियाशील धातु याद रखिएगा पोटेशियम होता है। आगे की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 होता है। ठीक है, लगभग 14 किसका पीएच मान होता है, तो रक्त की बात कर ले तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का लगभग 10.5 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। लगभग शुद्ध रूप है तो वो कौन सा हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका कोक। ठीक है, जो कोक होता है वो संरंध्र होता है। ठीक है, कठोर, संरंध्र और काला होता है। ठीक है, और ये एक तरह से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप ही होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है। कोलतार तो हालांकि ये कार्बन का रूप तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि हालांकि ये द्रवीय अवस्था में होता है। कार्बन भी हालांकि इसमें मौजूद रहता है, लेकिन उतना नहीं। फिनॉल, फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन का नाम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधी सी बात करें तो क्या पूछ रहा है, फिनॉल के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, तो फिनॉल के उत्पादन में मुख्य तौर पे जो क्यूमिन होता है यही भाग लेता है, क्यूमिन। ठीक है, फिनॉल के उत्पादन में क्यूमिन भाग लेता है। अब बात कर लें लेड, सीसा का परमाणु क्रमांक क्या है। सीसा का परमाणु क्रमांक यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर बात कर लें 81 किसका है, ये तो थैलियम का है, थैलियम। ठीक है, और 78 किसका है, तो ये प्लेटिनम का है, प्लेटिनम का। 82 किसका है, तो ये है सीसा का। ठीक है, 82 सीसा का, और 79 किसका है, तो सोना का है, सोना का। ओके, तो यहाँ लेड पूछ रहा है, तो लेड यानी सीसा का परमाणु क्रमांक 82 होता है। सोना का भी बहुत बार पूछता है तो 79 होता है, 79। कभी कभी चांदी पूछ देता है तो चांदी का 47 होता है। आगे हम लोग बात कर लें तो निम्नलिखित में से किस फूल का वानस्पतिक नाम नार्सिसस या नार्सिस भी कहते हैं, किसका है, नार्सिसस। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है डैफोडिल, डैफोडिल, डैफोडिल का हालांकि जो वनस्पति नाम है वो क्या है, तो नार्सिस का वनस्पतिक नाम है। गुलाब का तो रोजा होता है, रोजा कह सकते हैं। लिली का लिलियम होता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आगे की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक वसारागी विटामिन कौन है। वसारागी विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन तो बी सी होता है, तो जाहिर सी बात है बी नहीं होगा। विटामिन ए आंखों के लिए होता है, आरबीसी का निर्माण ये नहीं करता है। ठीक है, विटामिन डी ये हड्डियों के लिए होता है, आरबीसी का निर्माण ये भी नहीं करता है। विटामिन ई जो है वो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये हड्डियों के लिए होता है, विटामिन ए हड्डियों के लिए होता है। ओके, और विटामिन बी तो बहुत सारे बीमारी के इलाज के लिए होता है। विटामिन बी हालांकि बेरी बेरी रोग ही उसमें होता है, बेरी बेरी मतलब बहुत प्रकार के रोग होता है। विटामिन बी के भी बहुत प्रकार हैं। ठीक है, और विटामिन ए रतौंधी की जो बीमारी होती है उसको दूर करने के लिए हालांकि इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे की बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्नलिखित में से किसके अच्छे स्रोत हैं। जो मेवे होता है, वनस्पति तेल होता है और मछली, ये किसके अच्छे स्रोत हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें मेवे और मछली, ये तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के भी स्रोत होते हैं, लेकिन स्वच्छ वसा के हालांकि बात करें तो वनस्पति तेल जो है, वनस्पति स्वच्छ वसा वनस्पति तेल के एक तरह से वनस्पति तेल स्वच्छ वसा के अच्छे स्रोत होते हैं, बाकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन सी ही हो जाएगा, सी ही। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे की बात कर लें हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग सूक्ष्म जीव युग्म सही है। यहाँ पे मिलान करना है, मिलान करना है। साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर क्या है, तो ये एक तरह से नींबू जो होता है,
नींबू संतरा खट्टे फल जो होते हैं खास करके, उनके पत्तियों पे या फलों पे जो काला धब्बा होता है वो बीमारी साइट्रस कैंसर कहलाता है। और ये जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है वायरस, जो एक तरह से गलत है। गेहूं का रस्ट, गेहूं का रतुआ या रस्ट रोग, ये कवक से होता है, तो यही एक तरह से सही है। गेहूं का रस्ट रोग या रतुआ रोग जो होता है वो कवक से होता है, तो एक तरह से ये सही है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। आगे की बात कर लें तो गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? गर्भनाल, ठीक है, गर्भनाल, हालांकि गर्भनाल क्या होता है, तो जो एक गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो जो बच्चे का नाभि से एक नाली निकलता है और माँ के प्लेसेंटा से जाके जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग गर्भनाल कहते हैं। तो उसी में कितनी धमनियां होती हैं ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, गर्भनाल में धमनियों की संख्या जो होती है, धमनियों की संख्या वो होती है 2। 95, लगभग 95 से लेके 98% मामलों में 2 धमनियां होती हैं। 2 से 5% मामलों में 1 धमनियां होती हैं, लेकिन सही आंसर 2 ही होगा, ठीक है। 2 धमनियां होती हैं और 1 सीरा होता है, 1 सीरा होता है। ध्यान रखिएगा, सीरा कितना होता है, तो 1 होता है और धमनी 2 होती हैं। ओके, आगे की बात कर लें तो पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपा सतह है? यह पराग को फंसा कर रखता है। ओके, तो पुष्प का भाग हम लोग देख लें तो जैसे कि पुष्प में ये ऐसे होता है, जैसे बीच से होता है ना, ऐसे निकला रहता है, ठीक है। फूल के बीचों बीच में ऐसे हिस्से पाए जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला जो चिपचिपा होता है, इसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र। और बीच वाला जो हिस्सा होता है ये सब, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। और नीचे वाला हिस्सा को हम लोग यहाँ पे होता है अंडाशय, अंडाशय। और इधर तो सब पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये सब तो पत्तियां होती हैं एक तरह से। और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में होता है बाह्यदल, जो हरा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये हरा वाला हिस्सा होता है। बाह्यदल जो होता है वो हरा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग बाह्यदल कहेंगे। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर, तो शीर्ष पे वर्तिकाग्र होता है, जो एक तरह से चिपचिपा भी होता है। यह पराग को फंसा कर रखता है, यानी पराग कण आते हैं तो इस पे चिपक जाते हैं, जो बाद में इसी के रास्ते से अंडाशय में जाते हैं, वहाँ पे निषेचन होता है, फिर नए फूल पौधों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र है, बीच वाला वर्तिका, और लास्ट में अंडाशय है, और नीचे क्या है, तो बाह्यदल है। बाह्यदल जो हरे पत्ता की तरह लटका रहता है वो बाह्यदल होता है। आगे की बात कर लें तो कोशिका विभाजन ... मुख्य प्रकार है। तो कोशिका विभाजन के यहाँ पे प्रकार पूछ रहा है, तो कोशिका विभाजन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, कोशिका विभाजन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है समसूत्री, समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे की बात कर लें हम लोग तो आंख के सामने के पारदर्शी भाग को आप क्या कहते हैं? आंख के सामने के पारदर्शी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। आंख के सामने जो पारदर्शी भाग होता है, ठीक है, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। रेटिना, रेटिना तो पीछे का भाग होता है, रेटिना जो होता है वो आंख के पीछे का भाग होता है। पुतली जो प्रकाश को प्रवेश कराता है, एक तरह से आंख में पुतली के माध्यम से ही प्रवेश करता है, ठीक है। और ये प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता है। जो आइरिस है ये तो प्रवेश कराता है प्रकाश को, लेकिन ये उसकी मात्रा को निर्धारित करता है कि कितने प्रकाश हमारे आंखों में जाना चाहिए। एक तरह से ज़्यादा प्रकाश जब एक तरह से आंखों में पड़ता है तो जो ये आइरिस होता है वो धीरे से रोक लेता है, प्रकाश को आंखों को बंद करके रोक लेता है, ठीक है। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीन के आकार का एक बड़ा लसिकावत अंग है? तो बीन के आकार का यहाँ बात कर लें तो ये हो जाता है तिल्ली, आरबीसी तिल्ली जो होता है वो होता है। थाइमस जो होता है, थाइमस, थाइमस एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है। जो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये
सीना में पाया जाता है, ठीक है, सीना में पाया जाता है। ओके, और बात कर लें टॉन्सिल का, तो टॉन्सिल तो यहीं रहता है, जबड़े में यहीं पे रहता है, ठीक है, टॉन्सिल यहाँ पे रहता है, हालांकि वो इससे संबंधित नहीं, हमारा सही आंसर तिल्ली हो जाएगा। आगे की बात कर लें तो संगणकों यानी कंप्यूटर्स में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, तो जो आईसी चिप्स बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ये लगभग सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर तो कंप्यूटर का जो भौतिक वाला भाग होता है उसे कहते हैं। नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क जो होता है, तो अच्छे से पता है आप लोग को कि दो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के बीच सूचना का आदान प्रदान, दो या दो से अधिक कंप्यूटर कहें या इलेक्ट्रॉनों के बीच सूचना का आदान प्रदान करने वाली जो वस्तु होती है, एक तरह से उसी को नेटवर्क कहते हैं। फर्मवेयर क्या होता है, तो ये एक तरह से अस्थायी सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर स्थापित एक अस्थायी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप मोबाइल वगैरह खरीदते होंगे तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मोबाइल खोलिएगा तो जैसे विंडोज लिख के आता है या एंड्रॉयड लिख के आता है, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से फर्मवेयर है। फिर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स। क्या करने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं, मैथमेटिक्स। ओके, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई हैं, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो 82 है। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं, आरोही क्रम में दिया है, ठीक है, आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े। तो हम देख लेते हैं, प्रथम 3 का गुणज ये है ना 17, 71, तो देख लेते हैं आरोही क्रम में है तो यानी छोटे से बड़े है, तो हम छोटे से डिवाइड करेंगे। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ना वो किसी से भाज्य नहीं होती हैं, इसलिए वो अभाज्य होती हैं। तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम संख्या रहेगी तो डिवाइड होगा। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड होने का नियम है कि इसको ऐड करने के बाद यदि वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए तो एक तरह से 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो 7 7 14 15 16, 16 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 5 है तो 5 से भी 0 या 5 लास्ट में रहना चाहिए डिवाइड होने के लिए, तो उससे भी नहीं होगा। 6 तो है नहीं, 7 देख लेते हैं, 7 से एक तरह से हो जाना चाहिए। 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 7 त्रिके 21, 7 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी पहली अभाज्य संख्या हो गई 7। अब देख लेते हैं 7 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या आएगा वो 11 आएगा, तो 11 से हो जाता है, हो जाएगा। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, यानी हो जा रहा है, यानी कि दूसरा 11 हो जाएगा और तीसरी संख्या 23 हो जाएगी। 3 संख्या तो हम निकाल लिए, ठीक है, 3 अभाज्य संख्या निकाल लिए, चौथा निकालना है। चौथा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ स्पष्ट दिया है अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है, तो 3 तो निकाल लिए हैं और चौथा हमको पता करना है, तो यानी कि 23, तीसरी संख्या 23 है और अंतिम पता करना है, तो इसमें से 23 हम लोग हटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 9, यानी कि 59। चौथी संख्या जो है वो क्या निकल के आ रही है, 59 निकल के आ रही है, ठीक है, 59 निकल के आ रही है। अब क्या कह रहा है, तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे, तो गुणा कर देते हैं, 23, 9 3 27, 9 दूनी 18, 5 3 15, 18 15 23, और एक तरह से 9 दूनी 18, 5 3 15, 33, 33, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, 13 57, 13 57 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 9 3 27 और 5 3 15, 16 17 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 1 11, 7 8 7 15, 2 1 3, यानी कि 1357 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मैथ का 77 नंबर। 48, 72 और एक अन्य संख्या x का लस 576 है, तो नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है, एक 48 है, एक 72 है और एक x है, और तीनों का एलसीएम जो दिया है 57 दिया है। तीसरी यानी x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों अंकों का। पहले 48 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। 72 का कर लेते हैं। तो 72 का 2 दूनी 4, सॉरी दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं 8 2 8 9 72, ठीक है। यहाँ पे दूनी 16 से तो नहीं होगा, 3 गुणे 3, ये अभाज्य हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24 तिया 72। अब इसका भी कर लेंगे 576 का, ठीक है, 576 का इसका कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। 64 64, एक मिनट इधर कर लेते हैं, ठीक है, गुणे 2 गुणे 3, 64 तिया 64 गुणे 3 लगभग आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 नवा 64 नवा कर लेंगे तो 9 चौको 36, 9 छके 54, 55 56 57, ठीक है, आ जा रहा है 576 आ जा रहा है। तो यानी इसका गुणनफल ये हो जाएगा। तो अब देखिए x का वैल्यू वही निकलेगा जिसमें मिनिमम 2 पे पावर 6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 6 बार आया है, ठीक है। तो 2 पे पावर 6 गुणे 3 पे 0 हो सकता है, या 3 पे 1 हो सकता है, या 3 पे पावर 2 हो सकता है। ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, या तो 64 आंसर हो जाएगा, या 64 तिया कितना हो जाता है 36 18 180 यानी 192 या तो हो जाएगा या उसके बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 64 दिया नहीं है, 192 दिया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा 192, अगर ऑप्शन में 64 होता तो वही सही हो जाता। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78, 0.4 पे एक तरह से 24 को पी क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 नहीं होगा, 0 नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखो 0.424 2 पे इस पे दिया हुआ पाई। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेम इस अंक को ऐसे लिख लेंगे। सेम अंक को हम लोग 424 लिख लेते हैं, और जितने पे ऊपर एक तरह से वर्ग की दिया रहता है उसके बाद वाला अंक को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग घटा देते हैं। तो इसमें 4 घटा देंगे। देखिए पूरा सेम लिख लेंगे, लेकिन जिस पे ऊपर का ये एक तरह से बारंबारता नहीं दिया रहता है उसको घटा देते हैं, और जितने अंक पे एक तरह से ऊपर दिया रहता है उतने अंक को 9 लिखते हैं, और फिर जिस पे नहीं दिया रहता है उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे 424 में से 4 जाए तो 420 हो जाएगा, बटे 990 हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, और 14 तिया 42 और 33 तिया 99, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। कट करने के बाद यही आंसर आएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे हम लोग देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात इतना है, और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्ययों का अनुपात इतना है तो अनुज की आय क्या है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। मान लेते हैं कि अनुज और मैथ्यू की मासिक आय जो है वो 5x है और 7x है, ठीक है। और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करते हैं। तो जो बचत है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, बचत 10,000 करते हैं, ठीक है।
10,000। तो एक तरह से व्यय का अनुपात निकल जाएगा। तो व्यय का अनुपात 2 संबंधित 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 5 15x इधर आ गया, 15x माइनस 30,000, ठीक है। और इधर आ गया 7 दूनी 14x, 14x माइनस 20,000, ठीक है। और 14x इधर आ गया तो यहाँ पे 15x में से 14x घट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे x आ गया और 30 उधर जाएगा। तो 30 इधर तो ऑलरेडी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और 20,000 ऑलरेडी माइनस में है, तो यानी 20 घट जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 बच जाएगा, ठीक है, 10,000। तो x का वैल्यू आ गया 10,000। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए। तो अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात यही था। तो अनुज का पहला वाला था, ठीक है। तो पहला वाला क्या माने थे, 5x। तो x का वैल्यू 10,000 आ गया। तो 10 से 5 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, यानी 10 बचे 50,000, ठीक है। तो अनुज का पूछा है तो 50,000 हो गया। वहीं अगर मैथ्यू का पूछता तो 70,000 आंसर हो जाता। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की। यदि उनका लाभ क्रमशः इतना के अनुपात में है तो उनके संबंधित निवेश का अनुपात है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। ए, बी, सी, ठीक है। ए 6 महीने के लिए करता है तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12 बी और वहाँ पे 14 सी, ठीक है। बराबर कितना रेशियो में है, तो 5 संबंधे 4 संबंधे 7 रेशियो में है। अब देखिए इसको ए बी सी में ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो में अगर करेंगे तो क्या होगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा, यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 6 इसके नीचे चला जाएगा, 12 इसके नीचे चला जाएगा और 14 7 के नीचे चला जाएगा, यानी कि लगभग वही हो जाएगा 5/6 रेशियो 4/12 रेशियो 7/14। ए बी सी के रेशियो में हम लिखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निवेश आ जाएगा, ठीक है। 3 सब का पहले कट कर देते हैं, ठीक है। 4 तिहाई 12 यानी कि 5/6 रेशियो 1/3 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 2 का तो 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि 6 1 में 6 यानी कि 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 3 दूनी यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 तिहाई यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी उनके निवेश का अनुपात जो है वो 5 संबंधे 2 संबंधे 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है, 5 संबंधे 2 संबंधे 3। तो ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, 5 संबंधे 3 संबंधे 2। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु है, ठीक है। यक्स और वाई क्या कह रहा है, तो सोना और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं जो धातुओं को क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। यदि हम मिश्र धातुओं की एक समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा का प्लेटिनम की मात्रा से अनुपात होगा, ठीक है। यहाँ पे समान मात्रा में दिया हुआ है, ठीक है, समान मात्रा में। देखो हम कौन सा ऐसा अंक लें, ठीक है, ताकि दोनों का वैल्यू एक तरह से अनुपात में काटे तो आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 2 7, ठीक है, और 7 5 12। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 84 होगा, 84। तो अब मान लेते हैं हम 84, अब मान लेते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, यदि हम मिश्र धातु की समान मात्रा, तो मान लेते हैं मिश्र धातु है वो 84 kg का है, ठीक है, 84 kg का, दोनों 84 kg का है, ठीक है। पहला वाला जो 5 संबंधे 2 के रेशियो में है, दूसरा वाला भी जो 5 संबंधे 7 के रेशियो में। अब इन धातुओं मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो इसको डिवाइड कर, दोनों को मिलाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसमें सोना और प्लेटिनम का हिस्सा छांट देंगे। तो देखो सोना और प्लेटिनम को छांटने के लिए
5 संबंध है 2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 7 गुणे 5, 14 पच्चीस 70, 14 7 एकम में 7, 7 दूनी 14, 12, 12 पच्चीस 60, यानी सोना की मात्रा 60 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम 24 हो जाएगा। इसको हम लोग 5 संबंध है 7 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो 7 5 12, 12 25 12 7 84, 12 7 84, तो एक 5 है तो 7 5 35 हो जाएगा, तो इसको 35 यहाँ पे लिख देते हैं। और एक कितना है, तो 7 है, तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, इतने हिस्से में हम लोग बांट दिए सोना और प्लेटिनम को। अब देखो, अब हमारा आंसर आ गया। सोना की मात्रा कितना हो गया, 5, यानी 95 के रेशियो में है, और यही प्लेटिनम का 9 4 13 का 3 और 4 2 6 63 के रेशियो में, यानी प्लेटिनम और सोना और प्लेटिनम का रेशियो कितना है, तो 95 रेशियो 63 है। और ये किस में है, 4 2 6 और 7 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, 73, 95 रेशियो 73 किस में है, तो ऑप्शन सी में है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82 नंबर, पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिनों में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करते हैं करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, तो देखो क्यू से शुरू करना है। ठीक है, क्यू से, तो क्यू कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, यानी कि एक दिन का कार्य 1/12 और पी 9 दिन में। ठीक है, दोनों का एक एक दिन का कार्य इतना हो गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब देखो टोटल कार्य का यूनिट 36 निकल के आ रहा है, 12 एक दिन में। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 12 तिहाई 36 प्लस 9 चौको 36, यानी कि 2 दिन में टोटल यूनिट तो 36 है, लेकिन 2 दिन में 7 यूनिट कार्य हो रहा है। 2 दिन में 7 यूनिट कार्य हो रहा है और हमको करना है 36 यूनिट। तो 7 का गुणज इसके आसपास कितना होगा, 35 होगा, तो 7 5, यानी कि 2 गुणे 5 बराबर इधर यूनिट कितना हो गया, 35। ठीक है, 2 दिन में 7 यूनिट, तो 10 दिन में 35 यूनिट हो जाएगा। अब देखो टोटल करना है 36 यूनिट और यहाँ पे 35 यूनिट हो गया है, तो बचा कितना है, 1/1 कितना 36 यूनिट। ठीक है, 1/36 यूनिट बचा हुआ, क्योंकि 35 यूनिट ऑलरेडी हो गया, 1 यूनिट बचा हुआ है, 1 यूनिट बचा हुआ है। अब देखो शुरू फिर से 12 से करेंगे, 12 से तो गुणे 12 कर देंगे, 12 से कट जाएगा, ये 12 तिहाई 36, यानी 1/3 दिन में ये बचा हुआ काम कर लेगा। तो हमारा पहले निकल के आया है 10 दिन टोटल, और इसमें प्लस 1/3 कर देंगे, तो वही हो जाएगा 10 सही 1/3, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं 83 नंबर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 14 स्क्वायर का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इतना 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 और 42 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इतने का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो ये जो अंक दिया हुआ है ना, इसमें से एक कॉमन अंक, ठीक है, लेंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करके 14 स्क्वायर तक चला जाएगा, 14 स्क्वायर तक, यानी सेम यही आ जाएगा। अगर हम 3 पे पावर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा इसका वैल्यू जो निकल के आएगा सेम यही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस 3 3 9 हो गया, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, तो 1015, तो गुणे 1015 कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 9 5 45 के 5, 9 कम 9 4 13, ठीक है, 9 कम 9 9135। ठीक है, ये 9135 किस में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 9135 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो
इतना 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 का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए जाहिर सी बात है, अगर गुणा मल्टीपल दिया हुआ है तो ऊपर वाला पावर जोड़ देते हैं। तो पावर कितना है, 4 3 7 2 9, तो जिस पे पावर 9 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी क्रम से एक टंकी को कितने, क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में खाली हो जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, पाइप बी को बंद किया गया है। तो पाइप ई तो पूरा 30 मिनट तक कार्य किया है ना। पाइप बी कितने समय तक कार्य किया है, तो 30 माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 30 माइनस एक्स। अब देखो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ये तो 30 दिन कार्य किया है, ठीक है, तभी तो 30 दिन में कार्य समाप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30/36 कर देंगे, क्योंकि ए का कार्य 36 है, प्लस 30 माइनस x/48 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर x का वैल्यू नहीं है, 30 माइनस एक्स वाला वैल्यू आंसर है। ठीक है, अब देख लो इसका एलसीएम में हो जाएगा 144, 36 और 48 का 144, तो 36 दूनी 72 चौको 144, यानी कि 120 यहाँ पे हो जाएगा। 36 चौको 3 चौको 12, 120। ठीक है, ओके ओके, 144 इधर 120 प्लस 48 तिया 144, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 3 के 9 माइनस 3x। ठीक है, इतना आ गया। अब 144 यहाँ इक्वल टू करके लिख सकते हैं, हम लोग इक्वल टू करके लिख सकते हैं। ओके, इतना हमारा आ गया, इतना हमारा आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 120 और 90 210 माइनस 3x बराबर कितना आ रहा है, 144 आ रहा है कि नहीं। अब ये -3 इधर लेके जाएंगे, 144 इधर लेके आएंगे, तो 210, 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 बराबर इधर जाएगा 3x तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 210 में से 144 घटा दिए तो कितना बचेगा, 10 में से 4 6 और एक तरह से 10 में से, ठीक है, 50 60 60 60 60 60 60 66 आ जाएगा। ठीक है, 66 कितना आ जाएगा, 66 बराबर 3x। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 3 से इसको काट देंगे तो 22, x का वैल्यू 22 आया, x बराबर 22 आया। और आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो शुरू में हम लोग कितना माने थे, तो 30 माइनस x मानेंगे। तो 30 यहाँ पे ये मिटा देते हैं, 30 माइनस x वही माने थे ना, तो x का वैल्यू कितना है 22 बराबर 8। तो जो b था वो मात्र 8 दिन तक कार्य किया हुआ था, उसके बाद वो कार्य करना छोड़ दिया। बाकी शेष कार्य कितना किया था, अकेले टंकी A यानी भरा हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक आदमी 3 घंटों में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो देखो 80 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है, ठीक है, और टोटल वो आगे 2 घंटा और तय करता है, और टोटल औसत यानी कि टोटल 5 किलोमीटर चलता है और औसतन 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो 5 घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो गया टोटल 150 किलोमीटर, और 3 घंटे में 80 किलोमीटर तय किया, तो बाकी 80 इसमें से घटा देंगे तो बचा 70, यानी 2 घंटे में 70 किलोमीटर तय किया है। और वही पूछ रहा है कि तो बाद में 2 घंटों में तय की गई दूरी कितना है, तो 70 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। 87 नंबर क्या कह रहा है, तो 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में कुल
10 घंटे का समय लेती है, ठीक है। तो साथ ही यह धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर में कुल 13 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा, मान लेते हैं नाव की चाल, नाव की चाल x और धारा की चाल, धारा की चाल कितना हो जाएगा y। तो देखो विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर विपरीत, तो माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस धारा की दिशा में 44 बटे x प्लस वाई बराबर टोटल समय 10 घंटा लेती है। वही सेम करेंगे यहाँ पे 40 बटे x माइनस वाई प्लस कितना हो गया 55 बटे x प्लस वाई बराबर कितना समय लेता है, तो 13 घंटे। देखो अब कोई एक अंक को कॉमन करने के लिए किसी एक में दोनों में गुणा कर देंगे या एक में भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 से गुणा करते हैं, 4 से, और इसको हम लोग 3 से गुणा करते हैं। तो 4 से ये गुणा करेंगे तो 4 × 12, 120 बटे x माइनस वाई प्लस 44 चौकों 4 चौकों 16 के 6, 4 चौकों 16, 1 17, 176 बटे ठीक है x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 10 चौको 40 घंटा। और इसको 3 से गुणा करना है तो 4 × 12, 120 बटे x माइनस वाई प्लस 55 तिहाई, 5 × 15 कि 5 और 5 × 15 1 16, इतना आ जाएगा बटे x प्लस वाई बराबर 13 × 39। इतना इक्वेशन बना दिए। अब देखो सबको घटा देना है, ठीक है। तो 120 से 120 घटेगा तो ये खत्म हो गया, है ना। 176 में से 165 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11। अब इधर मिटा देते हैं, ध्यान रखिएगा बाकी, ओके। तो 176 में से 165 घटा दिए तो यहाँ पे बचा 11 बटे x प्लस वाई, और इधर कितना बराबर 1 बचा हुआ है, ठीक है 1, कहें कि 44 में से 39 घटा देंगे और 40 में से 39 घटा देंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे सीधा सा x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया, 11 आ गया, ठीक है 11 आ गया। तो कोई भी इक्वेशन एक उठा लेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू अगर आ गया तो x माइनस वाई का भी वैल्यू निकालना आसान है। तो पहला इक्वेशन हम लोग क्या बनाए थे, वही बनाए थे 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई बराबर 10, यही बनाए थे। तब देखो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यानी 11 यहाँ पे रख देंगे। तो 11 से 44 कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, है ना। ये हटा देते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू जब निकलिए गया तो ये 4 बार में कट गया, ठीक है। और 4 को इधर लेके चले जाएंगे, इधर प्लस है, प्लस 4 होगा ना, तो इधर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू 6, यानी कि 30 बटे x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। तो 6 से ये काट देते हैं 5 बार में, तो x माइनस वाई का वैल्यू 5 निकल के आ जाता है और x प्लस वाई का वैल्यू 11 निकल के आया हुआ है, ठीक है। इतना निकल गया। अब धारा की चाल ज्ञात करना है। धारा की चाल, नाव की चाल x माने थे, धारा की चाल y माने थे। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 11, x माइनस वाई बराबर 5, तो y से y कैंसिल, 2x बराबर 11 5 16, 11 5 16, ठीक है। 1 मिनट, हाँ हो, ठीक है 11 5 16, ठीक है। यहाँ पे 16, तो x का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है x का वैल्यू 8 आ गया। लेकिन ये तो किसकी चाल है, नाव की चाल। यहाँ पे धारा की चाल ज्ञात करना है। x का वैल्यू 8 आ गया, लेकिन धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 11 था ये वाला, है ना, और x का वैल्यू 8 आ गया प्लस वाई
बराबर 11। अब 8 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू हो जाएगा, या 11 में से 8 घटा दें तो बराबर 3, यानी कि y बराबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। थोड़ा लंबा चौड़ा है, समय लगेगा बनाने में, लेकिन इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 301 से 399 तक की गणना में कितनी बार अंक 3 आता है? तो देखो, इसको निकालने के लिए पहले सैकड़ा वाला अंक निकालते हैं। तो सैकड़ा वाला अंक 301 से लेके 399 तक 99 बार आता है, ठीक है। फिर दहाई वाला अंक 10 बार आएगा, फिर इकाई वाला अंक 10 बार आएगा। ऐसे करके कितना आ जाएगा? 10 9, ठीक है, 9 119 119 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही निकलेगा। दहाई वाला अंक निकाल लीजिएगा, कहें कि 301 302 303 यहाँ करके, यानी 399 तक टोटल 99 बार 3 आ रहा है सैकड़ा वाला नंबर पे, ये वाले पे। फिर दहाई वाला ज्ञात करेंगे, तो दहाई में भी वही लगभग 331 332 333 334 करके, यानी 10 बार आ जाएगा। और लास्ट वाला यानी इकाई अंक भी 10 बार आ जाएगा, तो यानी टोटल 119 बार आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। सुजाता 9 सेव और 8 आम इतने रुपए में खरीदती है। जब एक सेव के मूल्य में 10% की कमी होती है और एक आम का मूल्य समान रहता है, तो 5 सेव और 10 आम का मूल्य इतना होता है। तो 4 सेव और 3 आम का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, सुजाता 9 सेव और 8 आम, 9 एप्पल लिख देते हैं प्लस 8 मैंगो, बराबर कितने रुपए में खरीदती है? 276 रुपये में। ओके, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब क्या कर रहा है कि जब एक सेव के मूल्य में 10% की कमी होती है और एक आम का मूल्य समान रहता है, केवल सेव में कमी हो रहा है, आम का मूल्य समान है, तो 5 सेव और 10 आम। तो अब देख लो, 5 सेव 10% कम कर देंगे, ठीक है, 10% कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.5 एप्पल प्लस 5 सेव, 5 का 90% वही ना होगा, ऐसे निकालेंगे तो 9 × 5 = 45 बटे 10, यानी कि 4.5, ठीक है। यही आ गया 5 सेव का। और 10 आम का मूल्य, यहाँ पे 10 मैंगो का मूल्य कितना दिया हुआ है? 210, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। दूसरे इक्वेशन को हम लोग 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने का एक नियम होता है कि दोनों तरफ गुणा होना चाहिए, इधर और इधर दोनों। तो देखो, 2 से 4.5 को गुणा करेंगे तो ये 9a आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 20m हो जाएगा, बराबर यानी कि 420 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हुआ, इसको हम लोग मिटा देते हैं बीच वाला। अब देखो, दूसरे में से पहला वाला घटा देंगे, दूसरे समीकरण में से पहला वाला घटा देंगे। 9a प्लस 8m बराबर 276, ठीक है। ये 9 से 9 कट्टी, 20 में से 8 जाए तो 12m बराबर 4, ठीक है। 11 में 7 जा 4, 3 में से 2 जाए 1, 144, यानी 12 बरहिया 144। यम का वैल्यू निकल के आ गया 12, यम का वैल्यू निकल के आ गया 12। अब देखो, इसको मिटा देते हैं, यम का वैल्यू तो निकल ही गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो, एम का वैल्यू यानी 12, ये काम 12 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पे एम का वैल्यू आ गया, तो फिर हमको मैंगो का आ गया, तो एक तरह से सेव का भी निकालना है। तो पहला समीकरण हम लोग जो बनाए थे, 9 एप्पल प्लस 8 मैंगो बराबर 276। तो मैंगो 12/96 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 9a ही रहेगा प्लस इतना 276। अब देखो, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 96, 6 में से 6 जा 0, 7 में से 17 में से 9 जा 8, यानी 180, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 2a बराबर 180। तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, यह 9 है, सॉरी हम 2 लिख रहे हैं। 9 से कितनी बार में, तो 20 बार में, 9 दूनी 18। तो ये का वैल्यू, एप्पल का वैल्यू 20 आ गया। अब देखो,
ए का वैल्यू 20 आया, एम का वैल्यू कितना आया 12 आया। तो यहाँ करा 4 सेव यानी कि 4 एप्पल, 4 एप्पल का दाम 80 हो गया ना। और 3 आम, 12 3 36, 3 आम का मूल्य ज्ञात करना है। तो यही हो गया 6 8 3 11, 116 इसका आंसर हो जाएगा, 116 आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपया प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि 50 ग्राम वो डंडी मार दे रहा है। इस प्रकार उसे 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ 100 के बदले 95 में बेचता है और 50 ग्राम डंडी मार लेता है, यानी कि 50 ग्राम बराबर 5 रुपया। ठीक है, 50 ग्राम यानी 1 किलो में 50 ग्राम मार रहा है, यानी कि 5 रुपया मार रहा है। तो 100 केजी में, 100 केजी में हर केजी में 5 रुपया मार रहा है, तो 100 केजी में कितना मार लेगा 500। ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, केवल क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिएगा तो आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट का दर ज्ञात करना है। तो ये तो जो पुराने मैथ के खिलाड़ी होंगे तो वो तो सॉल्व भी नहीं करेंगे, आंसर वैसे आ जाएगा। लेकिन नए हैं तो उसके लिए मान लो पहले 100 माने थे, बढ़ गया 120 हो गया। ठीक है, 120 यानी 20% बढ़ा के उस मूल्य को अंकित करता है। अब इस पे कितना छूट देंगे? ठीक है, कितना छूट देंगे कि कितना आना चाहिए 8% का लाभ आना चाहिए। तो 100 माइनस x कर देते हैं बटे 100 बराबर 108। ठीक है, ये आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 9 108 यानी कि 90। यहाँ पे 100 माइनस x का वैल्यू 90 आ गया, ये x इधर चला गया और 90 इधर आ गया, तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, 10, और वही तो है 10% छूट दे रहा है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 10%। आगे हम लोग देख लेते हैं। राघव की वास्तविक आय 18,000 है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर है? ये भी एक इजी क्वेश्चन है। देखो 30,000 उधार लिया साधारण ब्याज पे, कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए 5% पे। इसका ब्याज कितना हो गया? तो PRT बटे 100 कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 3 15 3 4500। ठीक है, ब्याज हो गया 4500। और उसका मासिक आय कितना है? तो मासिक आय है, ठीक है, उसका ब्याज 4500 हो रहा है और मासिक आय कितना है 18,000। तो यहाँ पे तो मासिक आय का ही परसेंटेज निकालना है ना। ठीक है, और यहाँ तो वही कह रहा है उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो ये उसके मासिक वेतन के प्रतिशत में चेंज करेंगे, बट गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 45 से उसका ब्याज हो गया और ये उसका मासिक वेतन, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, और उस पर 0 था यानी कि 25% आंसर हमारा आ जाएगा, डी नंबर। आगे देख लेते हैं हम लोग। एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रश्नों में से एक अंक को गलत तरीके से पढ़ने पर उसे अपने उत्तर के रूप में इतना अंक प्राप्त हुआ। उसने गलती से कौन सा अंक पढ़ा था? तो देखो ये आंसर निकालने के लिए एकदम सिंपल है। ठीक है, 16,700
40 में 36 से भागा दे देंगे, ठीक है, 36 से भागा। अब इससे भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 6 5, ठीक है, ये इतने में कट के आएगा। इतना होना चाहिए लेकिन आया है इतना। इसमें कौन अंक गलत हुआ है? तो 9 की जगह पे 6 आ गया है, यानी कि हमारा 9 वाला अंक गलत हो गया है, 9 वाला अंक गलत हो गया। वही तो कह रहा है, उसने गलती से कौन सा अंक पढ़ा, तो 6 को 9 पढ़ लिया था, ठीक है, 6 को 9 पढ़ लिया, सॉरी 9, हाँ ठीक है, 9 को 6 पढ़ लिया था, 9 को 6 पढ़ लिया था। निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो आसान है, ठीक है, ठीक है, आसान हो जाता है ये कट करेंगे तो हमारा आसानी से आ जाएगा। 3 तरीके 9 0.3 हो जाएगा, 7 7 5 35, 5 दशमलव समथिंग आएगा, सॉरी इधर दशमलव, और 5 चौको 20 दशमलव 20, 6 6 8 48 और 5 छक्के 30। अब देखो छोटे से बड़ा सजाना है तो यानी 1/3 पहले आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये। और ये किस तरह है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, छोटे से बड़े में सजाएंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो 20,000 की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष का 20,000 का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो 7/100 कर देंगे, 7 दूनी 1400, 1400। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए? तो 20,000 और 1400 यानी 21, ठीक है, 21,400 यही हो जाएगा। अब इसका 4 महीने का निकाल लेते हैं, यानी 7/100, और 1 साल में 4 महीना कितनी बार आएगा? 3 बार, तो 1/3 कर देंगे, ठीक है। ये 12 महीने में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा ना, ठीक है, यानी 1 साल में कै गो चौथाई आएगा? तो 3 गो। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट्टी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, 7 तक में 7 2 9 और 7 दूनी 14, इसको 3 से करते हैं, 3 चौको 12 और 2 29, 3 9 27, 3 9 27, यानी दशमलव के बाद वही 6 आ जाएगा, ठीक है। पहले साल 1400 ब्याज था, दूसरे साल 499.66 आ गया था, सॉरी 3 आया था, 3 6 18, 3 आया था, ये 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 9 9 8 यानी कि 33, 1833, 1899.33 हमारा आंसर आएगा। वो किस में है? तो 1899 ऑप्शन बी में है, ठीक है, 1899 ऑप्शन बी में है। आगे हम लोग देख लेते हैं 96। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो 11 संख्याओं का औसत 41 है, तो 41 गुणे 11 कर देंगे, 11 चौको 44, सॉरी 11 कम में 11, 11 चौको 44, 1 45, इतना टोटल आ गया। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 5 90, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो 5 गुणे 64 बराबर 320, ठीक है। यानी 10 संख्याओं का टोटल वैल्यू इतना आ रहा है, कितना? 2 9 3 12, 122, ठीक है। यहाँ पे 4 कम में 4 रहेगा ना, 11 कम 11 11 44, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे 320 न रहेगा भैया, हम गलत जोड़ दिए हैं, ठीक है, ये 320 रहेगा, 90 और 320, 0 9 2 11 3 1 4, 410, ठीक है। यानी 10 संख्याओं का योग आ रहा है 410। और छठी संख्या ज्ञात करना है, तो
इसमें से ये घटा देंगे तो छठी संख्या आ जाएगा 451 माइनस 410, 1 4 कट्टी, यानी कि 41 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 33 होगी औसत आयु, यानी कि दोनों की संयुक्त आयु 5 वर्ष बाद 66 हो जाएगी। दोनों का 5-5 वर्ष घटा देते हैं 66 में से, यानी कि वर्तमान आयु दोनों का मिला के 56 वर्ष है। ठीक है, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि जो लड़का है वो 4 वर्ष बड़ा है, दोनों की वर्तमान आयु का योग इतना आ रहा है, तो इसमें से 4 घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो बचेगा 52। ठीक है, और 52 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 26। तो ये आ गया लड़की का उम्र, लड़की का उम्र। और 26 में 4 और जोड़ देंगे, 26 में अगर 4 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा लड़के का उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की का ही उम्र पूछ रहा है। लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो 26 वर्ष है, 26 वर्ष है। आगे हम लोग देख लेते हैं 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है मेरे भाई, तो एक शतरंज टूर्नामेंट में 125 प्रतिभागी होते हैं। एक शतरंज टूर्नामेंट में 125 प्रतिभागी होते हैं, तो खेल नॉक आउट आधार पर खेला जाएगा, तो पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे। तो देखो शतरंज सॉरी थोड़ा खांसी हो गया है। तो शतरंज का टूर्नामेंट 2 खिलाड़ियों के बीच होता है। ठीक है, टोटल खिलाड़ी 125 हैं, और यहाँ पे देखो नॉकआउट हो रहा है, यानी ऑल आउट पे, ऑल आउट पे। तो भाई 124 तो नॉकआउट होंगे, एक तो अकेले तो सिंगल कभी खेलेगा नहीं। ठीक है, तो टोटल मैच कितने खेले जाएंगे, 124 खेले जाएंगे। हमारा सही आंसर वही हो जाएगा। 99 देख लेते हैं। 12 कलमों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 है। यदि एक कलम के मूल्य में इतना की कमी हो जाती है और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो 2 कलमों और 3 पेंसिलों का मूल्य इतना हो जाता है, तो 4 कलमों और 1 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 12 कलम, 12 के कर देते हैं कलम को, और 7 पेंसिल प्लस 7 पी कर देते हैं, बराबर कितने रुपये, तो 233 रुपये। फिर क्या हो रहा है, तो कलम के मूल्य में 1.5 रुपये की कमी आती है, यानी कि 12 गुणे के माइनस 1.5 प्लस 7 गुणे पी प्लस 1, यही हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल में एक का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ ये अंक नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे, काहे कि यहाँ पे दिया है कि 2 कलम और 3 पेंसिलों का 48 हो रहा है, तो 2, ठीक है, घटने के बाद इनका मूल्य 2 और इसका 3 हो जाता है। ठीक है, वही तो कह रहा है ना। यदि एक कलम के मूल्य में 1.5 की कमी हो और एक पेंसिल के मूल्य में 1 की वृद्धि हो, तो 2 कलम और 3 पेंसिल, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 करेंगे, फिर 48 रुपये, यही आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक इक्वेशन बन गया है, इसको बना लेते हैं। 2k माइनस 3 प्लस 3p प्लस 3 बराबर 48। अब देखो -3 से +3 खत्म, इससे ये खत्म, बचा कितना, तो 2k प्लस 3p बराबर 48। ये दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे 12 कलम और 7 पेन का मूल्य इतना है, 2 कलम और 3 पेन का मूल्य इतना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसी किसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि इससे या इससे कोई में एक मैच हो जाए। तो देखो 7 तो किसी का गुणा नहीं है, 12 है, तो किससे गुणा करेंगे इसको, तो 6 से अगर हम इसको गुणा कर देते हैं, दूसरे समीकरण को हम लोग 6 से गुणा कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 के प्लस 36 18p बराबर 6 8 48, 6 चौको 24 4 28, इतना आ गया। ठीक है, ये आ गया। ये अब इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे, ये दूसरा इसको हटा देते हैं, ये बाकी ये सब हटा देते हैं। ठीक है,
अब देखो 12 कलम और 18 पेन का मूल्य इतना आ रहा है और 12 कलम और 7 पेन का मूल्य इतना आ रहा है। तो समीकरण दूसरा में से पहला को घटा देंगे, ये वाला में से ई वाला में से ई घटा देंगे। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं 12K प्लस 18P बराबर 288, है ना। अब देखो ये 12K से 12K घटा तो खत्म, 18 में से 7 जाएगा तो 11P बराबर यहाँ पे आ जाएगा 55, तो 11 5 55, P का वैल्यू निकल के आ गया 5, P का वैल्यू 5, यानी कि पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 5 है। ठीक है, अब हमको, अब देखो किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे, ओके, किसी भी एक समीकरण में। अब P का वैल्यू हम यही रख देते हैं, कोई भी एक समीकरण में या इसमें से भी किसी में रख देते हैं। तो 12K प्लस P का मान 5 आया है, यानी 18 गुणे 5 बराबर 288। ठीक है, तो 18 पचे 90 इधर चला जाएगा, 18 पचे 90 उधर चला जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि 288 में से 90 घटा दें तो कितना बचेगा, 288 में से 90 हम लोग घटा दें तो 8 और 28 में से इतना आएगा क्या, ठीक है। यही आना चाहिए 8, 18 में से 9 जा 9 1, ठीक है। तो 12 सॉरी कितना आ रहा है, ठीक है, हाँ 12K का वैल्यू इतना आ रहा है 198, तो K बराबर 198 बटे 12, 12 वठे 96, ठीक है, 12 वठे सॉरी 198, 12 एकम में 12, 12 एकम में 12 और यहाँ पे बचा 7, 7 12 वठे 12 छके 72, 12 छके 72 और लगभग 0.5 में आएगा, ठीक है, यही आएगा, वही आएगा। सॉरी हम क्या कर रहे हैं, हाँ 12 यहाँ होना चाहिए, 12 12 एकम में 12 बचा 7, 12 छके 72 और 6 12 वठे 12 पे 7 12 पचे 60, ठीक है, वही आ गया। यानी कि K का वैल्यू निकल के आया 16.5, K का वैल्यू 16.5 निकल के आया। और हम लोग P का वैल्यू कितना निकाले थे, 5, यही था, और ये 16.5। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 4 कलम यानी 16 चौको 64 66 हो गया, 4 कलम का मूल्य 66 हो गया, और एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया। वही तो कह रहा है ना, 4 कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, तो यानी 6 5 11 6 1 7 71 रुपया आ गया। हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन लास्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा समय लगता है, खींच लिया है हम लोग का, ठीक है। तो लास्ट वाला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अनन्या और बबीता के पास अपनी मित्र कविता से क्रमशः 20% और 28% कम धन है, तो बबीता के पास अनन्या से कितने प्रतिशत कम पैसा है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अनन्या और बबीता के पास अपने मित्र कविता से क्रमशः कविता अनन्या और बबीता, ये लिख लेते हैं। मान लेते हैं कविता के पास 100 रुपया है, तो अनन्या के पास उससे 20% कम यानी 80 रुपया, और बबीता का तो 28% कम यानी कि 72 रुपया है, यही है। अब क्या कह रहा है, तो बबीता के पास अनन्या से कितने प्रतिशत कम पैसा है। तो बबीता के पास अनन्या से कितने प्रतिशत कम पैसा है, तो यानी अनन्या के पास 80 है, बबीता के पास 72 है, यानी 8 का कमी है। किससे, तो अनन्या से, गुणे 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत में निकल के आएगा, 8 दहा में 80 और 10 दहा में 100, यानी कि 10% हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इस सेट नंबर 34 का मैथ और साइंस का पोर्शन कवर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।